किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा? क्या किसान आंदोलन खत्म कर देंगे या फिर आंदोलन को तेज करेंगे? इन सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। तो आपको खबर बता दें इस वक्त की बड़ी कि सरकार के इस नए प्रस्ताव को लेकर सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 2 बजे बैठक करके फैसला लेगा कि सरकार के प्रस्ताव को अपनाना है या फिर उसे ठुकराना है। किसानों को सरकार का सबसे बड़ा प्रपोजल। 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। सरकार के प्रपोजल पर किसान भी हुए नरम। ये प्रस्ताव थोड़ा पॉजिटिव है। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करें। शुक्रवार को खत्म हो सकता है आंदोलन। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। किसानों और सरकार के बीच यूं तो बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई, लेकिन कृषि मंत्री जब विज्ञान भवन से बाहर आए तो उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखी। गतिरोध खत्म करने के लिए बुधवार की मीटिंग में क्या रोड मैप तय हुआ, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि जब पत्रकारों ने कृषि मंत्री से उनकी इस मुस्कान का राज पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आप लोग ठंड में इतना तकलीफ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको मुस्कुराने के लिए कोशिश कर रहा था। सच तो ये भी है कि किसान आंदोलन ने सरकार की सियासी तकलीफ बढ़ाई है, क्योंकि समाधान निकल नहीं रहा और विपक्ष हमलावर होता जा रहा है। कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, इसलिए सरकार ने किसानों के सामने अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के मुताबिक सरकार कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। किसानों का भरोसा बना रहे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर शपथ पत्र देने को भी तैयार है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि किसानों और सरकार प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर विवाद सुलझा लिया जाए। विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। हालांकि इस बयान के ठीक बाद कृषि मंत्री एक बार फिर से मुस्कुराए। किसान यूनियन परंपरागत रूप से अपनी रिपील की मांग पर थी और सरकार खुले मन से, बड़े हृदय से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। कृषि मंत्री के बार बार मुस्कुराने की वजह शायद मीटिंग में किसानों का नरम रुख था, क्योंकि पहली बार किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार की हामी भरी है। ये प्रस्ताव थोड़ा पॉजिटिव है, तो हम लोग तय किया, कल हमारा 500 संगठन है, सबसे बातचीत फुल डे में करेंगे, करके परसों 12 बजे आके अपना मत। हमने पंजाब की संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करें। जो सरकार ने प्रपोजल रखी है उसको हमने कह दिया है, अभी इस पर विचार करेंगे हम। अब तक 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि सरकार से चर्चा करते आए हैं, लेकिन सरकारी प्रस्ताव को ठुकराना है या अपनाना, इस पर आज सिंघू बॉर्डर पर 580 किसान संगठनों की सामूहिक बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर किसान अब भी पुरानी मांग पर अड़े हैं। हमें रिपील से नीचे मानेंगे नहीं, आपको रिपील करने ही पड़ेंगे। बेसिक तो हमने जवाब दे दिया कि हमको रिपील से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। बैठक के नरम गरम माहौल में कृषि कानून और एमएसपी पर चर्चा के अलावा किसान नेताओं को मिल रहे एनआईए के नोटिस का भी मुद्दा उठा। किसान नेता एनआईए की कार्रवाई से पहले से गुस्से में थे, लेकिन सरकार ने अब भरोसा दिया कि आगे ऐसा नहीं होगा। नोटिस किसानों को मिल रहे हैं, उसकी भी जानकारी हमने दी है। मंत्री जी ने कहा कि हमको आप दे दीजिए लिखित कौन कौन से किसानों को दिए गए हैं, हम जांच कराएंगे और इस पर स्टे कराएंगे।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कृषि कानूनों पर गठित कमेटी आज से किसानों से बातचीत शुरू करेगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में बैठक का आयोजन होगा, लेकिन इस कमेटी के ज्यादा मायने अब बच नहीं जाते, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि वो बात सिर्फ सरकार से ही करेंगे। हमारा विचार चल रहा है सरकार के साथ में, तो हम कमेटी के साथ में क्यों जाएंगे? हमने तो कमेटी मांगी नहीं थी। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल 12 बजे विज्ञान भवन में होनी है। अगर किसान सरकार के प्रस्ताव पर हामी भर देते हैं तो ये दोनों पक्षों के लिए ये जीत से कम नहीं होगी। तो किसान आंदोलन से ही जुड़े एट स्पेशल की तीसरी खबर का रुख करते हैं। किसान संगठनों का रुख सरकार के प्रस्ताव को लेकर नरम गरम है, उस पर आज फैसला हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गणतंत्र दिवस पर इस बार ट्रैक्टर मार्च तो निकल कर रहेगा। ट्रैक्टर परेड पर फंस गई दिल्ली पुलिस। ट्रैक्टर रैली हर हालत निकलेगी। ट्रैक्टर मार्च हमारा यथावत रहेगा। किसानों की 2 टूक, रास्ता दो या रास्ते से हट जाओ। अगर इजाजत नहीं देती तो हम आएंगे, वो तिरंगे झंडे का अपमान करके दिखाइयो। राजपथ से 100 गुना ज्यादा लंबा परेड निकालने की तैयारी। सानू कम से कम 200 किलोमीटर का रास्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाला। कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है, ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करे। तीन बड़ी बैठकें, घंटों की मीटिंग और कई सुझावों के बाद भी दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर मार्च रोकने या टालने या फिर कम से कम रास्ता बदलने के मुद्दे पर भी किसानों को नहीं मना सकी। बुधवार को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और किसान नेता तीसरी बार मिले, लेकिन ट्रैक्टर मार्च को लेकर एक राय नहीं बन सकी। पुलिस की तरफ से किसानों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च आयोजित करने का सुझाव दिया गया, लेकिन किसान अब भी आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की जिद पर अड़े हैं। किसानों का रूट दिल्ली के अंदर का है और पुलिस का सुझाया वैकल्पिक रूट दिल्ली के बाहर का। पुलिस ने ये रूट इसलिए भी दिया है क्योंकि डर है कि अगर किसान दिल्ली में घुसकर बैठ गए तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन किसान अपने ऐलान पर अडिग हैं। अगर इजाजत नहीं देती तो हम आएंगे, वो तिरंगे झंडे का अपमान करके दिखाइयो, वो बातचीत कर लेंगे। ऐसा टकराव होगा, किसको अच्छा लगेगा? गणतंत्र, हमारे गणतंत्र दिवस तिरंगा झंडा देंगे पुलिस के हाथ में, वो हम उनको तिरंगा देने जाएंगे, पीछे हटेंगे तो रास्ता अपने आप खुल गया। ट्रैक्टर मार्च हमारा यथावत रहेगा, उनका मांगों से और किसी संबंध नहीं है। देश का किसान पहली बार 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाना चाहता है, उसमें क्या समस्या है? बात सिर्फ ट्रैक्टर परेड की नहीं है, बल्कि किसानों की योजना राजपथ पर निकलने वाली परेड से भी 100 गुना लंबी परेड निकालने की योजना है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम में खत्म हो जाएगी। ये रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का है, लेकिन किसानों ने पुलिस से ट्रैक्टर परेड के लिए 200 किलोमीटर का रास्ता मांगा है। मिशन मैत्री के तहत पड़ोसी देशों को आज भी वैक्सीन भेजेगा भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, आज नेपाल और बांग्लादेश को सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड की खेप भेजी जा रही है। नेपाल को 10 लाख डोज और बांग्लादेश को 20 लाख डोज भेजी जा रही है। देर रात ये खेप पुणे से मुंबई पहुंची और अब ये ढाका और काठमांडू भेजी जाएगी। जिस वक्त लोडिंग चल रही थी उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मिशन मैत्री के तहत पहले ही भारत ने वादा किया था कि वैक्सीनेशन जिन जिन देशों को जरूरत है भारत उन तक पहुंचाएगा, और इसी कड़ी में भूटान के बाद अब आज जो तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं, जब देर रात लोडिंग की जा रही थी, नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन की नई खेप भेजी जा रही थी। अब बात बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि तांडव वहां भी जारी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने का इंतजार है, लेकिन बंगाल में पिछले साल के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह गोली मारो जैसे विवादित नारे गूंजने लगे हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों की रैलियों में विवादित नारे सुनाई दे रहे हैं। इस बीच 2 दिन बाद होने वाली प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बीजेपी ने फिर से साफ किया है कि बंगाल में पार्टी किसी को भी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगी। बंगाल की लड़ाई गोली मारो पर आई।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे और जय श्री राम के नारों के बीच में गूंजते इन नारों को सुनिए। भारत माता की। देश की राजनीतिक पार्टियों से अलग चाल चरित्र और चेहरे का दावा करने वाली ये बीजेपी की रैली है। ये तस्वीरें कल हुगली जिले के चंदन नगर में हुई शुभेंदु अधिकारी की रैली की हैं, जहां बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी के सामने गोली मारो जैसे आपत्तिजनक नारे सुनाई दिए। बीजेपी की रैली के एक दिन पहले यानी मंगलवार को कोलकाता में हुई टीएमसी की रैली में भी गोली मारो के नारे खूब गूंजे थे। टीएमसी की इस पदयात्रा में पार्टी का कोई बड़ा नेता तो नहीं दिखा, लेकिन कार्यकर्ता गोली मारो जैसे नारे लगाते साफ सुने जा सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाल में चुनावी हिंसा किस कदर उतर आई है, ये दिखाने के लिए काफी हैं ये दो तस्वीरें। बुधवार को चंदन नगर में हुई बीजेपी की रैली और मंगलवार को कोलकाता में हुई टीएमसी की रैली में जिस तरह के नारे लगे, उससे संस्कारों की राजधानी कहे जाने वाले बंगाल पर नया धब्बा लगा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस तरह के गाली गलौज के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिंसा का बात बोलेगा, मारने का बात, गोली मारने का बात बोलेगा, उतना टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आंटियर एंड नेफ्यू का जो कंपनी, वो इतना ही आम आदमी से उसका जो जोड़ है वो खिचकना और भी तुरंत हो जाएगा। बंगाल के चुनाव में कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। ममता सरकार में मंत्री मदन मित्रा को राजनीतिक मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए खुलेआम चीर-फाड़ की धमकी दे रहे हैं। कोना से उठ रहे हैं, सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। नहीं, कौन किसको चीरेगा, वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी सब, यहाँ की समाज इनसे इतना नाराज है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। बंगाल में चुनावी घमासान 2 दिन बाद और तेज होने वाला है। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती के कार्यक्रम में कोलकाता जा रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल में रहेंगे। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी। मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव लड़ती है, ऐसे प्रदेशों में जहां पर उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, जहां उनकी सरकार नहीं बनी, वहां पर कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहता। चाहे हरियाणा उदाहरण है उसका, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, आसाम उसका उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब कोरोना को हराने वाली वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश का अभी सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन को लेकर भ्रम, डर और संदेह का जाल भी इन दिनों तेजी से फैल रहा है। इसी भ्रम को दूर करने वाली रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि कोरोना हारे और देश जीते। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में क्या कोई भ्रम फैलाया जा रहा है? वैक्सीन को लेकर देशवासियों के मन में डर क्यों बैठ रहा है? क्या जिन लोगों को टीके लग चुके हैं उनमें टीके का कोई विपरीत असर देखने को मिल रहा है? सिर्फ सवाल नहीं है, कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल की वो चिंता भी है, जो उन्होंने अब तक उम्मीदों के मुताबिक वैक्सीनेशन न होने को लेकर जाहिर की है। वैक्सीन मिल गया, बना दिया, देश ने अपने दम पे बनाया, 2 वैक्सीन बने, और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। चिंता की वजह वो आंकड़े हैं जो टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद पिछले 4 दिन में सामने आए हैं। 16 जनवरी यानी टीकाकरण के पहले दिन देश की राजधानी दिल्ली में 53% वैक्सीनेशन हुआ। दूसरे दिन 44% ही वैक्सीनेशन हो पाया। केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी कि राजस्थान और यूपी समेत 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही पिछले 4 दिन में 70% से ज्यादा टीकाकरण किया है, यानी 100% वैक्सीनेशन को कोई भी राज्य 4 दिन में नहीं छू पाया है। कल भी 20 राज्यों में सिर्फ 1,12,007 टीके ही लग पाए।
इन आंकड़ों के बीच उन खबरों ने भी वैक्सीनेशन पर भ्रम की स्थिति पैदा की, जिसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी के मुरादाबाद में टीका लगवा चुके 52 साल के कर्मचारी की मौत हुई। ऐसी मौत के मामले कर्नाटक और एमपी से भी सामने आए। ताज़ा मामला तेलंगाना के निर्मल जिले से आया, जहां सरकारी अस्पताल के ड्राइवर की टीका लगवाने के अगले दिन ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लेकिन सरकार ने फिर साफ किया है कि इनमें से किसी भी मौत का सीधा ताल्लुक टीकाकरण से नहीं है। जो अब तक 4 मृत्यु वैक्सीनेशन के पश्चात हुई हैं, उसमें से एक उत्तर प्रदेश की है, 2 कर्नाटका की है और 1 तेलंगाना की है, और यह वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। जबकि निर्मल तेलंगाना में जो मृत्यु हुई है उसमें पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलन में है। लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम देश में फैला है वो दूर कैसे हो, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पहुंचा। उन डॉक्टरों से मुलाकात की जिन्होंने पहले दिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। सबको बताता हूं कि मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी पत्नी भी जो कि एक हेल्थ वर्कर है यहाँ पर, उन्होंने भी लिया, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सोचना भी मेरे ख्याल से गलत होगा कि सरकार या साइंटिफिक जो हमारा समाज है जानबूझकर अपने लोगों को कोई गलत चीज एडवाइज करेगा। मैंने पहले दिन वैक्सीन लगवाया और उसके से लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं मालूम चला। और यही बात हम पहले से भी कहते आ रहे थे, क्योंकि कोवैक्सीन का हमने खुद ही ट्रायल किया, तो हमने लोगों को देखा हुआ है और वी वर कॉन्फिडेंट। और इस चीज़ को हम बार बार कह भी रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी हमने बात की, जिन्होंने 5 दिन पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। हाँ, मैं फर्स्ट डे भी यही मैसेज दिया था। उस दिन तो खैर लोग सोच रहे थे बाद में क्या होगा, अब तो 3 दिन हो गए, अब तो आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल वैक्सीनेशन है। तो आई थिंक कोई भी नुकसान नहीं है, आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ। अब तो ये तो अफवाहें हैं सारी। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स पहली बार इतिहास में 50,000 के पार चला गया है। ये आंकड़ा खुलते ही सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर उछला और उसके बाद जो इतिहास रचा गया वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। सेंसेक्स शेयर बाजार आज 50,000 अंकों के पार चला गया है। अमेरिका में जो बाइडेन की शपथ लेने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों ने भी छलांग लगाई है। इसके बाद भारत में आज जब सेंसेक्स खुला तो ये नया रिकॉर्ड बनाने के साथ ही खुला। 200 अंकों की ऊंचाई के साथ 211 अंकों की ऊंचाई के साथ शेयर मार्केट खुला तो सेंसेक्स 50,000 के पार चला गया है। और इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार 50,000 अंकों के साथ इतिहास में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया है। 211 अंकों के साथ इसने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया भर के मार्केट में जो बाइडेन की शपथ के बाद दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में ये बड़ा उछाल देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या केवल जो बाइडेन की शपथ ही एक बड़ी वजह है या दूसरे सेंटिमेंट्स भी काम कर रहे हैं बाजार के पीछे? जी, जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट के रूप में अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं और इन्वेस्टर्स को आशा है कि $1.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज वो अनाउंस करेंगे, जिससे मार्केट में काफी लिक्विडिटी आएगी और इस वजह से सेंसेक्स भाग रहा है। यदि दूसरा पॉइंट देखें तो भारत में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अपना बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही हैं और ये मार्केट रैली रन अप टू द बजट के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बजट से काफी एक्सपेक्टेशंस है। जी, तो क्या इस तरह के कोई बाजार में इनपुट आए हैं, बाजार में इस तरह की कुछ खबरें आई हैं कि इस बजट में क्या क्या बड़े सुधार हो सकते हैं जिसका असर स्टॉक एक्सचेंज पे दिख रहा है? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने खुद ही कहा है कि ये 1 इन अ लाइफ टाइम बजट होगा। ये बजट इस साल का बजट बहुत ही अलग होगा और इन्वेस्टर्स को आशा है कि इस बजट में काफी एक्सपेंडिचर साइड में फाइनेंस मिनिस्टर काफी कुछ अनाउंस करेंगी, इंफ्रा स्पेंडिंग में काफी पैसा जाएगा। जी पीयूष, किस सेक्टर में उछाल देखा जा रहा है खास तौर पर? जी, ये रैली बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिल रहा है। अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 50, बैंक, फार्मा, आईटी सभी इंडेक्स ग्रीन जोन में हैं। तो एक तरह से पीयूष बता रहे हैं यूनिवर्सल उछाल देखा गया है और उसकी वजह जो बाइडेन की शपथ के बाद जो बड़े पैकेज का ऐलान अमेरिका में हो सकता है, उससे नई लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, जिसके बाद इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। इसलिए बड़ी खरीद की वजह से ये जो नया रिकॉर्ड इतिहास में आज बना है उसका असर
देखा जा रहा है। और साथ ही साथ नया बजट भारत का आने वाला है, वित्त मंत्री की तरफ से कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसका असर मार्केट पर पड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।